हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन पंचनामा आप देख रहे हैं और ये लेकर हाजिर हैं हम 5 एंकर्स। बिल्कुल शोभना, और देखिए हम आज पंचनामा में आपको बताएंगे कि नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर के, उस इम्तिहान को लेकर के किस तरह से चल रही है राजनीति। बिल्कुल अनुराग, इसके साथ ही बाढ़ और बारिश ने कहां पर कहर बरपाया है और प्रशासन की लापरवाही कहां दिखाई दी है, ये भी आपको पंचनामा में बताएंगे। जी शगुन, और साथ ही साथ सुशांत मामले की जो जांच चल रही है उससे जुड़े भी आज 3 बड़े अपडेट्स हैं। क्या है वो अपडेट्स, वो भी आपको बताएंगे। तो आइए पंचनामा की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुलवामा अटैक के लिए पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने पुलवामा में हुई बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी और उसे अंजाम भी दिया था, जिसके बाद सीआरपीएफ का काफिला था, निशाना बनाया गया था 14 फरवरी 2019 को। तो पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर पुलवामा हमले के ये गुनहगारों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन सभी आतंकवादियों का नाम एनआईए की उस चार्जशीट में है जिसे आज कोर्ट में दाखिल किया गया है। लेकिन इन आतंकियों की तस्वीर पहली बार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये जिस आतंकी का चेहरा हाईलाइट किया गया है वो आदिल डार है। पुलवामा अटैक में यही आत्मघाती हमलावर था, सुसाइड बॉम्बर, ये आदिल डार। और बताया जा रहा है ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये लोग बॉम्ब बना रहे थे। जो 200 किलो आरडीएक्स था वो आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था और ये आतंकवादी इन सब के पाकिस्तान से जुड़ते तार। और आगे हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पुलवामा अटैक मामले में आज चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट से साफ हो गया है कि ये पाकिस्तानी सरकार की साजिश का नतीजा था। बताया जा रहा है कि कोर्ट में दाखिल एनआईए की चार्जशीट 13,500 पन्नों की है। चार्जशीट में एनआईए ने 13 आरोपी बनाए हैं। इनमें से जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी शामिल है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था। आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दी थी। इस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। एनआईए तब से ही इस मामले की जांच कर रही थी। इस आतंकी हमले को आदिल अहमद डाल नाम के आत्मघाती आतंकी ने अंजाम दिया था, जो मारा गया था। लेकिन इसकी मदद करने वालों में एक बड़ी जमात शामिल थी। एनआईए ने ऐसे लोगों को भी अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया है। साथ ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को एनआईए ने अपनी चार्जशीट में सबसे पहला आरोपी बनाया है। मसूद के साथ उसके भाई को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि भारत पर आतंकी हमले को लेकर के पाकिस्तान एक और बड़ी साजिश रच रहा है, जिसका खुलासा हुआ है। हर एक मोर्चे पर भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है और यही वजह है कि वो भारत में आतंक फैलाने की बेहद खतरनाक योजना बना रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान भारत के किसी बड़े सैन्य ठिकाने पर हमले की साजिश रच रहा है और इसी मकसद से आतंकी शकील को जैश ए मोहम्मद ने भारत भेजा है। शकील अहमद ने 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों के साथ ही ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों के मुताबिक साल 2016 में कुछ कारणों के चलते शकील अहमद पठानकोट एयरबेस पर हमले के समय भारत नहीं आ पाया था, लिहाजा उसे तबाही के एक बड़े प्लान के साथ अब फिर से भारत भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले का खाका तैयार करने के लिए जैश ए मोहम्मद के प्रमुख ने आईएसआई के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ये बैठक 20 अगस्त को रावलपिंडी में हुई। ये बात भी सामने आई है कि आईएसआई से बैठक के बाद जैश के मुखिया ने संगठन के टॉप ऑपरेशन कमांडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में कमांडर कारी जकार और मुफ्ती अस्कर खान मौजूद थे। इस बैठक में ही भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट करने का प्लान तैयार किया गया। तो पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान की ओर से यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई, जिसका भारत ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान मिशन की ओर यूं तो तमाम झूठ बोले गए, लेकिन अपने बड़बोलेपन में पाकिस्तान कुछ ऐसा कह बैठा जिस पर उसकी जग हसाई तय है। पाकिस्तान ने दावा किया कि वो खुद दशकों से सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद से पीड़ित है। दुनिया के मंच पर ये ऐसा बयान है जिसे पाकिस्तान का दोस्त बनने वाले देश भी मानने को तैयार नहीं होंगे। यूएन में भारतीय मिशन ने पाकिस्तान के इस झूठ का जवाब देते हुए लिखा, झूठ को 100 बार दोहराने से वो सच नहीं हो जाता। भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक अब खुद को भारत की ओर से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार बताने का ढोंग कर रहा है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगाह है।
इनमें से कई का पाकिस्तान में दबदबा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में माना था कि उनके देश में 40 से 50 हजार आतंकी मौजूद हैं। एक तरफ यूएन में तो पाकिस्तान को भारत ने झटका दिया ही, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर झटका दिया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जर्मनी ने पाकिस्तानी पनडुब्बियों की क्षमता में इजाफा करने वाला उन्नत एआईपी सिस्टम देने से इनकार कर दिया है। एआईपी की मदद से पनडुब्बियां हफ्तों पानी के नीचे रह सकती हैं और ये तकनीक हासिल होने से पाकिस्तानी नौसेना की ताकत में काफी इजाफा होता। बताया जा रहा है कि इस महीने की शुरुआत में जर्मन सरकार ने पाकिस्तान को अपने फैसले के बारे में जानकारी भेज दी। पाकिस्तान ने पिछले दशक की शुरुआत में एआईपी तकनीक से लैस टाइप 214 पनडुब्बियों की खरीद की कवायद शुरू की थी। बाद में कारोबारी मतभेदों के चलते पाकिस्तान ने इस खरीद प्रक्रिया को खत्म कर दिया था। इसके बदले में पाक ने चीन के साथ कथित तौर पर एआईपी तकनीक से लैस 8 टाइप 039 पनडुब्बियों की खरीद का फैसला किया। चीन से 4 पनडुब्बियां 2022-23 तक आ जाएंगी, वहीं बाकी की 4 पनडुब्बियां 2028 तक पाक नौसेना को हासिल होंगी। और अब सुशांत केस का अपडेट देते हैं आपको। सुशांत केस में सीबीआई आज 6 लोगों से पूछताछ कर रही है। सुशांत केस में सीबीआई ने जब से जांच का सिरा संभाला है तब से रोज एक्शन हो रहे हैं। आज फिर इस केस में 6 लोगों से पूछताछ हुई। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुकनीरा स्टाफ केशव, सीएस संदीप अकाउंट देखने वाले रजत और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से। इससे पहले आज दिन में 2 बार सीबीआई और सीएफएसएल टीम के बीच मीटिंग हुई। अभी तक की पूछताछ से मिली जानकारी और फॉरेंसिक जांच में जो फर्क आ रहा है उसको लेकर बात हुई। सीबीआई की 2 टीमें लगातार सुशांत केस की जांच कर रही हैं। पहले दिन ही सुशांत के कुक नीरज से सवाल जवाब किए गए थे। दूसरे दिन सीबीआई की टीम सुशांत के घर पहुंची। साथ में 2 सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह थे। तीसरे दिन सुशांत की टीम ने सुशांत के बिल्डिंग की वीडियोग्राफी की और साक्ष्य जुटाए। सुशांत के घर में मौजूद तीनों लोगों से पूछताछ जारी रही। चौथे दिन यानी कल कूपर अस्पताल में डॉक्टरों से पूछताछ हुई और जिस वाटरस्टोन होटल में सुशांत रिया रुके थे वहाँ के सारे रिकॉर्ड लिए गए। और चलिए पंचनामा में हम आपको ये भी बता देते हैं कि सीबीआई ने कल दीपक, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से सुशांत के कमरे का दरवाजा खोलने पर काफी सवाल पूछे हैं। तीनों के जवाब मौके पर मिले फैक्ट से मेल नहीं खा रहे। दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से मौत वाले दिन के बारे में ही बात हुई। रिया घर छोड़कर क्यों गई, जिस दिन घर छोड़कर गई उस दिन क्या क्या हुआ, किसने रिया से क्या कहा, किसने क्या किया, रिया और सुशांत के रिश्ते कैसे थे, क्या कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, क्या किसी ने रिया सुशांत के बीच बहस सुनी, घर में कौन कौन आता था। रिया पर आकर रुक गए जवाबों की अलग लिस्ट बनी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सुशांत की मौत के बाद एक मिस्ट्री गर्ल जो है वो सुर्खियों में है। वो सुशांत के अपार्टमेंट के नीचे दिखी थी और तब से कयास थे कि वो कौन है। आज उसके रहस्य से पर्दा उठ रहा है। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद जब मीडिया और पुलिस वहां मौजूद थी तब एक लड़की के अपार्टमेंट में दाखिल होने को लेकर रहस्य था। वो लड़की कौन थी, सुशांत के फ्लैट में क्या करने गई थी। ये लड़की डेड बॉडी जाते समय एम्बुलेंस के पास नजर आ रही थी। कई नाम सामने आए, कई लोगों की बात हुई। उसमें से एक नाम शिबानी दांडेकर का था। अब इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर शिबानी दांडेकर ने खुलासा किया है। शिबानी दांडेकर ने मिस्ट्री गर्ल का नाम बताया है। शिबानी ने ट्विटर पर लिखा है, ये मैं नहीं हूँ, ना ही सिमोन है। प्लीज कयास से पहले सच की पड़ताल करें। ये उनकी पीआर राधिका निहलानी है। एक्ट्रेस और होस्ट शिबानी दांडेकर इस वजह से ही निशाने पर थी। शिबानी और रिया की दोस्ती बताई जा रही थी, लेकिन अब शिबानी ने खुलासा कर दिया है कि वो राधिका निहलानी है। राधिका निहलानी ने ट्विटर पर खुद को थिंक कम्युनिकेशन का को फाउंडर बताया है। और देखिए, सुशांत केस में सीबीआई की जांच तेजी से अब रिया चक्रवर्ती की ओर बढ़ती जा रही है। सीबीआई की जांच में सोमवार को फोकस रिया से जुड़े सवालों पर ही ज्यादा रहा। सीबीआई सुशांत के एटीएम से पैसे निकालने और घर के सदस्यों की मोबाइल लोकेशन की पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही सुशांत के क्रेडिट कार्ड के रिया के इस्तेमाल करने और सुशांत रिया के मोबाइल लोकेशन भी मैच कराए जा रहे हैं। सीबीआई बैंकिंग लेन देन के रिकॉर्ड की भी पड़ताल कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बात कही। उन्होंने लिखा कि अगर रिया चक्रवर्ती सबूत देती है और महेश भट्ट से हुई उनकी बातचीत में विरोधाभास है तो सीबीआई के पास उसे गिरफ्तार करने और सच लोगों तक पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं सुशांत के पिता के वकील ने भी रिया की गिरफ्तारी की बात कही है। और इस मामले में सीबीआई इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिया एकाएक सुशांत का घर छोड़कर चली गई। दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से एक साथ और अलग अलग पूछताछ की गई। सीबीआई ने पूछा किसने किसको दरवाजा खटखटाने के लिए कहा, किसने किससे सबसे पहले कहा कि सुशांत का दरवाजा अंदर से बंद है, फिर किसने किससे क्या कहा, किसने किसको ताला तोड़ने का आइडिया दिया, किसने किसको कितना पैसा कब कब घर खर्च के लिए दिया,
पैसे का हिसाब कौन किसको देता था? इन 6 सवालों के जवाब में तीनों के बयान और तथ्य में अंतर पाया गया, तो तीनों को आमने सामने और अलग अलग दोबारा बिठाकर पूछताछ हुई। साफ तौर पर रिया की तरफ सीबीआई की जांच बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीबीआई ने सुशांत और रिया के एक साथ घूमने पर भी जानकारी जुटाई है। वो उन जगहों पर गए जहां सुशांत और रिया साथ साथ गए। सीबीआई टीम ने दीपेश, नीरज, सिद्धार्थ से रिया और सुशांत के साथ आने जाने के बारे में पूछा। सुशांत और रिया कब कहां साथ गए, दवाइयां कहां से ली जाती थी, दवाइयां कौन लाता था, हीलिंग स्टेशन जहां सुशांत रिया 2 महीने एक साथ रहे उस जगह, और होटल वाटरस्टोन सीबीआई टीम खुद पहुंची। रिया सुशांत के रिश्ते और बीमारी के बारे में जानकारी जुटाई गई। और चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात को लेकर अब आमिर खान आरएसएस के निशाने पर आ गए। ये आरएसएस के मुखपत्र 5 जनवरी में छपे लेख की तस्वीर है। शीर्षक है ड्रैगन का प्यारा खान और निशाने पर है आमिर, जिन्होंने बीते दिनों टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात कर देश में कई लोगों को नाराज कर दिया था। और अब इस गुस्से की झलक 5 जनवरी के इस लेख में भी दिखाई दी। 5 जनवरी में लिखा है, जिस तरह आमिर खान टर्की जाकर एक तरह से भारतवासियों की भावनाओं को ठीका दिखा रहे हैं, उसे समझने की जरूरत है। एक तरफ तो वो खुद को सेकुलर कहते हैं, पर दूसरी तरफ यही आमिर इजराइल के प्रधानमंत्री के भारत आने पर उनसे मिलने से मना करते हैं। यही नहीं, इस लेख में टर्की के पाकिस्तान प्रेम को आधार बनाकर भी आमिर पर हमला बोला गया है। अगर आमिर खुद को इतना ही सेकुलर मानते हैं तो टर्की जाकर शूटिंग करने की क्यों सोच रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। आपको यहां यह भी बता दें कि आरएसएस के मुखपत्र में आमिर पर लेख आने के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन संपादक आर्टिकल के हर तथ्य को सही बता रहे हैं। 5 जनवरी में लेख के बाद आमिर की टर्की यात्रा फिर चर्चा में आ गई है। हालांकि बीजेपी के विरोधी दल इस लेख को लेकर सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमें एहसास है कि देश को चलाने वाली जो ताकत है उसके पीछे ये है, चाबी इनके पास है। लेकिन क्या टर्की में हमने अपनी कॉन्सुलेट बंद कर दी, एम्बेसी बंद कर दी है क्या? वहीं 5 जनवरी के संपादक हितेश शंकर आमिर के कदम देश भावना के खिलाफ मानते हैं। जब टर्की से सबको डर लगता है पूरी दुनिया को, उस समय आमिर खान को भारत में डर लगने की बात है, मगर उनको टर्की से डर नहीं लगता। तो ये नैरेटिव जो है पूरी दुनिया देख रही है। साथ ही सवाल उठा रही हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि आमिर की फिल्में चीन में ज्यादा चलती हैं। एक ही ट्रीटमेंट की फिल्म है, दंगल भी बनती है, सुल्तान भी बनती है, मगर सलमान खान की फिल्म नहीं चलती। चीन में अगर फिल्म चलती है तो आमिर खान की चलती है। मीशू अंकल के नाम से उनको वहाँ जानते हैं। और पंचनामा में अब खबर राजनीति की। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर उठा तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस में चल रही कलह के बीच कपिल सिब्बल के ट्वीट ने नए कयासों को जन्म दे दिया है। सिब्बल ने सुबह ट्वीट किया, ये पद की नहीं मेरे देश की बात है। सिब्बल का ये ट्वीट सोनिया को चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं के साथ बैठक के बाद आया, जिससे साफ है कि कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर कोहराम अभी थमा नहीं है। भले ही 6 महीने के लिए सोनिया कार्यकारी अध्यक्ष बन गई है, लेकिन पार्टी की मुश्किलें इससे कम होती नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने भी पार्टी में घमासान पर ट्वीट के जरिए तंज कसा, ये तो शुरुआत का अंत है। कल भी कपिल सिब्बल ने राहुल के बयान से नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट वापस ले लिया था। देखिए, कांग्रेस में जारी घमासान जल्द थमेगा भी नहीं, क्योंकि पार्टी के अंदर ही कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी में मची खींचतान पर ताजा बयान वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री की ओर से आया है, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस में पदाधिकारियों का बड़े नेताओं से मिलना तक आसान नहीं। मैं कहता हूँ आम जनता की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो कांग्रेस के पदाधिकारी अगर विभिन्न प्रदेश से आते हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष भी आता है, तो आसान नहीं है कि वो किसी बड़े नेता से यहाँ पे मिल सके। जाहिर है कि अनिल शास्त्री का इशारा सोनिया राहुल की ओर था। हालांकि उन्होंने पार्टी में मची उठापटक को शांत करने का समाधान भी सुझाया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो सोनिया जी हों, राहुल गांधी हों, अगर ये लोगों से मिलना शुरू करते हैं, पार्टी के रैंक एंड फाइल से मिलना शुरू करते हैं, तो 50% 50% की जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और कांग्रेस में अंदर खाने चल रहे इस घमासान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, उनका कहना है कि इस दौर में पार्टी नेताओं का एकजुट होना जरूरी। हालांकि वो चिट्ठी लिखने को सही नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी, संघ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब इस बात पे तुले हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट जाए। कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ऐसे समय में जब हमारी एक लड़ाई है
और हमारे अस्तित्व को भी चुनौती दी जा रही है, तो फिर चर्चा से ही हल निकाला जाता है। सामूहिक चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई, जहां चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 6 सितंबर से नीतीश कुमार चुनावी बिगुल फूकेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 6 सितंबर को वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इस वर्चुअल रैली के लिए जेडीयू लाइव नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। 2 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से जुड़ने की तैयारी है। जेडीयू इस वर्चुअल रैली में 1,25,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों से जुड़ने की तैयारी की गई है। नीतीश कुमार बिहार में समय पर चुनाव के संकेत दे चुके हैं और अधिकारियों से अक्टूबर से पहले तक सभी काम निपटाने का निर्देश दिया है। बिहार चुनाव की बात चल रही तो आपको ये भी बता दें कि हाल में महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले जीतन राम मांझी चुनाव में एनडीए के साथ जाने के संकेत दे चुके हैं। लगता है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एनडीए की चुनावी नाव पर सवार होने का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि वो अब लालू पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और इस बार तो उन्होंने लालू को दलित विरोधी तक बता दिया। कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए उनको धन्यवाद हर वक्त देते हैं, आज भी हम देते हैं। लेकिन हटाने के लिए लालू प्रसाद जी ने एड़ी चोटी का पसीना एक किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गद्दी जाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार भी लालू यादव को ही कहा। देवी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लालू जी की धर्मपत्नी हैं, वो बार बार कहती रही हैं कि जीतन मांझी को हटाने के लिए कोई भी प्रयास करना पाप है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन उसके बाद भी लालू जी ने किया, तो हम तो सबसे बड़ा तो लालू जी को दोषी मानते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जेईई और नीट की परीक्षा पर अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इसका विरोध अब तेज हो गया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे और मनीष सिसोदिया विपक्ष के बड़े चेहरे कोरोना काल में जेईई नीट परीक्षा के मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए नेताओं का कहना है कि जेईई नीट परीक्षा को फिलहाल टाल दिया जाए। हालांकि विपक्ष के नेताओं का ये भी मानना है कि सरकार से उम्मीद रखना बेमानी है। जेईई और नीट के एग्जाम्स को वो उसको पोस्टपोन कर दे, मगर मुझे यकीन है कि सरकार इस बात को कबूल नहीं करेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो गरीब आवाम, जो बच्चे बच्चियां हैं तकालीफ में है, उसकी उनको फिक्र ही नहीं है। परीक्षा टालने की मांग को लेकर लखनऊ में आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं के अलावा एनडीए के भीतर भी परीक्षा के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर परीक्षा टालने की मांग की थी, लेकिन अभी तक सरकार इन विरोधों से बेपरवाह दिख रही है। इन परीक्षाओं का विरोध और तेज होता जा रहा है। नीट परीक्षाओं के विरोध में अब ओडिशा के लिए नवीन पटनायक ने भी आवाज उठाई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सितंबर में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया है। सीएम नवीन पटनायक ने इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना संकट के चलते दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने की गुजारिश की है। माना जा रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 50,000 से भी ज्यादा है। कोरोना खतरे के बीच परीक्षा से कई छात्र संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। और अब खबरें मौसम की बार की। कुछ घंटों की बारिश के बाद गुजरात के सूरत शहर की सीरत बदल गई। कई जगह 5 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। सड़क पर सैलाब उतर आया है और इस सैलाब ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि सड़क पर जगह जगह कारें डूबी हुई हैं। घरों की पार्किंग में भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी की वजह से दुकानें भी बंद पड़ी हैं। तस्वीरें सूरत के पर्वत पाटिया इलाके की हैं, जहां कहीं छाती तक पानी है तो कहीं गर्दन तक। गुजरात के सूरत में फिर एक बार खाड़ीपुर का नजारा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हो। सूरत महानगर नगर निगम की टीम है, यहाँ पर बोट लेकर जा रही है। विधाता अपार्टमेंट, गीता नगर अपार्टमेंट, शांति कुंज अपार्टमेंट, ये नजारा है यहाँ पर्वत पाटिया इलाके का। बड़े व्हीकल हो या 4 व्हील हो, बाइक हो, हर कोई यहाँ पर पानी में डूबा नजर आ रहा है। सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में पानी से तबाही का जिम्मेदार प्रशासन है, जिसने समय रहते नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से ये जल जमाव हुआ है। तो ये तस्वीरें तो हमने आपको सूरत से दिखाई, लेकिन हम ये बता दें आपको कि गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से आम लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है और अब तो भगवान के मंदिर भी पानी में डूबे हुए हैं। ये मेहसाणा के सूर्य मंदिर की तस्वीरें हैं। पूरे मंदिर के बीच में कुंड है और लग रहा है कि हर तरफ से झरना कुंड की तरफ बह रहा है।
महसाणा में पिछले कई दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मोढेरा सूर्य मंदिर का ये हाल हो गया। पानी की इस आवाज को सुनिए, लग रहा है जैसे ये मंदिर सीढ़ियों वाला नहीं बल्कि झरने वाला मंदिर है। राजकोट जिले के गोंडल में स्थित BAPS स्वामी नारायण मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। पानी मंदिर के अंदर घुस गया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान के प्रतापगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहां लोग बाज नहीं आ रहे, उफान मारती नदी में स्टंट कर रहे हैं। नदी ने भारी बारिश के बाद विकराल रूप ले रखा है और ये युवक नदी के दो छोर पर बंधी रस्सी के सहारे नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। तेज बहाव में जान जोखिम में डालने की गलती इस युवक को महंगी पड़ी। रस्सी हाथ से छूटी और वो बह गया। तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ की हैं। युवक करीब 1 किलोमीटर तक नदी में बहता रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि बहने के दौरान इसने एक पेड़ को पकड़ लिया, जिसके बाद इसे नदी से बाहर निकाला गया। और ABP न्यूज आपसे ये अपील करता है कि आप ऐसे स्टंट बिल्कुल ना करें, ये आपके जान के लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, प्रतापगढ़ में लोग बाढ़ के बीच बाइक चलाकर अब रास्ता पार कर रहे हैं। तस्वीरें प्रतापगढ़ जिले के पीपल खूंट की हैं, जहां तेज बारिश के बाद नदी पुलिया के ऊपर से बह रही है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाइक सवार जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। कुछ लोग बाइक से तो कुछ लोग पैदल ही कंधे पर सामान उठाकर खतरा उठा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 48 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई। प्रतापगढ़ के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। ये धरियावाद इलाके की तस्वीरें हैं, जहां लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। प्रतापगढ़ के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतनी बारिश देखी है। और अब आपको राजस्थान के ही जालौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां घर, दफ्तर, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। जालौर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले पूरी रफ्तार से बह रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में भी 2-3 फीट पानी भरा हुआ है। जालौर के एक सरकारी दफ्तर की तस्वीरें देखिए, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पानी लोगों के घरों के अंदर तक भी पहुंच गया है, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पर सवाल ये है कि वक्त रहते अगर नालों की सफाई कर ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती और ये जल जमाव भी नहीं होता। और राजस्थान से रुख करते मध्य प्रदेश का, जहां 42 जिले बाढ़ से प्रभावित। सीहोर में बाढ़ में बहने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। सीहोर की पार्वती नदी उफान पर है और इसी उफान में बही युवतियों की NDRF की टीम तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि 5 युवतियां पार्वती नदी में नहाने गई थीं, जो नदी के तेज बहाव में बह गई। 5 में से 3 युवतियों की डूबने से मौत की खबर है। एक युवती को बचा लिया गया है, वहीं एक की तलाश जारी है। इस हादसे के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे और जान जोखिम में डालकर पार्वती नदी को पार कर रहे हैं। शिवपुरी जिले में भी भारी बारिश के बाद अटल सागर बांध का लेवल बढ़ गया है, इसलिए बांध के 10 में से 6 गेट खोल दिए गए हैं। आसपास के गांवों को प्रशासन ने अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार की तरफ बढ़ते हैं। वहां से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां नदी में नाव अनियंत्रित हो गई और 20 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया। उफान मारती नदी के बीचों बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। तस्वीरें बिहार के खगड़िया की हैं, जहां एक बोट से ये लोग सुल्तानगंज घाट से अगवानी गंगा घाट जा रहे थे। अचानक नाव गंगा की तेज लहरों में अनियंत्रित हो गई। नाव पर सवार 20 से ज्यादा लोग नदी में कूद गए। जिन लोगों को तैरना आता था वो जैसे तैसे किनारे पर पहुंच गए। जिन्हें नहीं आता था उन्हें मल्लाह ने बचाया। इस हादसे में 10 साल का एक बच्चा लापता है। प्रशासन ने इस इलाके में नाव चलाने पर पाबंदी लगाते हुए स्टीमर चलाने के आदेश दिए हैं। लोगों का आरोप है कि घाट संचालक ज्यादा कमाने के चक्कर में स्टीमर नहीं चलाते हैं और बोट पर ज्यादा सवारी लेकर जाते हैं। सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं, जो आदेश देने के बाद लोगों की सुध लेने नहीं आए। और अब बात उत्तराखंड के चमोली की, जहां बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई। लैंडस्लाइड ने कई रास्तों पर भी ब्रेक लगा दिया है। तस्वीरें चमोली के ताली कंसारी गांव की है, जहां बादल फटने के बाद ही तबाही मची है। इस घर में 4 लोग रहते थे, जिसमें से एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चारों लोग सड़क निर्माण कर रही कंपनी में काम करते थे।
भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे भी 6 जगह पर बंद हो गया है। रास्ते बंद हैं, गाड़ियां चल नहीं रही, इसलिए लैंडस्लाइड में घायल हुए शख्स को लोग कुछ इस तरीके से अस्पताल ले जा रहे हैं। चलिए पंचनामे में अब बात करते हैं कोरोना की। क्या भारत दुनिया में कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बनता जा रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आप ये देखिए और जानिए। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना की सबसे ज्यादा मार भारत पर पड़ी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में भारत अभी ब्राजील से पीछे है, लेकिन देश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जल्द ही यहां मरीजों की संख्या ब्राजील से ज्यादा हो सकती है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत में पिछले एक हफ्ते में दुनिया के 26% कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 60,975 नए मामले सामने आए, जबकि 848 लोगों की मौत हो गई। हालांकि देश में मरीजों की बढ़ती रिकवरी रेट सबसे ज्यादा राहत देने वाली है। बीते 24 घंटे में देश में 66,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मरीज ठीक हुए। देश में अब तक 24 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और हम आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। संसद सत्र की तारीख करीब करीब तय हो गई है। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सत्र चल सकता है। सत्र को लेकर संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सिफारिश कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। संसद सत्र की तारीख तय हो गई है। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सत्र चल सकता है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गया। प्रशांत, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए आदर्श, इसका इंतजार कई दिनों से किया जा रहा था। अब सीसीपीए जो होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसने तारीखों की सिफारिश राष्ट्रपति को कर दी है। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सत्र चलाने की सिफारिश की गई है और इसमें 18 बैठकें होंगी, मतलब 18 दिन सत्र चलेगा। इसका मतलब ये इस पर संभवतः पहली बार होगा आदर्श कि 18 बैठकों का मतलब होगा कि बिना किसी छुट्टी के संसद का सत्र चलेगा। 14 से लेकर 1 तारीख के बीच में 18 दिन ही होते हैं, 18 या 19 दिन, तो संभवतः बिना छुट्टी के सत्र चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो संभवतः बिना छुट्टी के 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक संसद का सत्र चल सकता है। अगली खबर पंजाब से, जहां बादल परिवार ने कोरोना संकट के चलते खुद को आइसोलेट कर लिया। बादल परिवार की सुरक्षा में तैनात 19 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 4 टेलीफोन ऑपरेटर भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर अपने बच्चों के साथ चंडीगढ़ चले गए हैं और वहां पर दोनों आइसोलेशन में हैं। उधर पंजाब में 28 अगस्त को बुलाए गए विधानसभा के 1 दिन के विशेष सत्र से पहले सेशन में शामिल होने वाले विधायकों का कोरोना टेस्ट कराया गया। बता दें कि पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं दिख रहे। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें देखिए। एक में कोरोना संक्रमण से अभी ठीक होकर लौटे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। दूसरी तस्वीर में उन्हीं के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग। मंदसौर के सुवासरा में मंत्री जी ने पंडाल लगाकर हजारों की भीड़ जुटा ली है, जहां लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग का कारवा यही नहीं रुका, यहां से निकल पड़े सड़कों पर, गलियों में, कूचों में, हर जगह मजमा लगाकर लोगों को संबोधित करने से नहीं चुके। हरदीप सिंह डंग और सुधीर गुप्ता का यह हाल तब है जब राज्य में कोरोना के 53,000 से ज्यादा मरीज हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के 7 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और अब खबर यूपी के एटा से, जहां एक डॉक्टर ने 72 घंटे में कोरोना मरीजों को ठीक करने का दावा किया है। डॉक्टर ने इस थेरेपी के ट्रायल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। यूपी के एटा के एमबीबीएस डॉक्टर शैलेंद्र का कहना है कि वो एरोसोल बेस्ड ह्यूमिडिफाइड गैस थेरेपी से कोरोना के मरीजों को 72 घंटों के भीतर ठीक कर देते हैं। वो एरोसोल बेस्ड ह्यूमिडिफाइड गैस थेरेपी है जो कोरोना एंटीजन को 72 आवर्स में ठीक कर देती है, क्योंकि हमारी ड्रग साइट पर जाती है जहां पर कि वायरस इकट्ठे होते हैं। इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं। तस्वीरों में दिख रही दोनों महिलाएं एक ही परिवार से हैं और 5 दिन पहले दोनों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। डॉक्टर कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन में रखते हैं। डॉक्टर ने इस थेरेपी के बड़े स्तर पर ट्रायल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर को पत्र लिखकर अनुमति भी मांगी है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि इस थेरेपी से कई मरीजों को ठीक किया जा चुका है और उन मरीजों में 90% मरीज एंटीजन फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब वो मरीज अब आगे बीमारी नहीं फैला सकता। देखिए, आपको पता है कि रूस वो पहला देश है जिसने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है और इसी से जुड़ी ये खबर है कि रूस ने कोरोना वैक्सीन भारत से साझा करने पर अब सहमति जताई है।
भारत में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हर किसी को इस महामारी का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन का इंतजार है। इस बीच रूस की पहल कोरोना वैक्सीन पर भारत को बड़ी राहत देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने वाले रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भारत से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि रूस कोरोना वैक्सीन की डिटेल जानकारी भारत से साझा कर रहा है। इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग और ICMR से संपर्क किया गया है। इससे पहले भी खबर आई थी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए इच्छुक है। रूस ने भारत में कोरोना की दवा स्पुतनिक 5 का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की इच्छा जताई है। और अब खबर खेल की दुनिया से। दुनिया के सबसे तेज स्प्रिंटर उसैन बोल्ट पर भी कोरोना का संकट आ गया है। ये है उसैन बोल्ट के 34वें बर्थडे की पार्टी। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के परिवार और उनके दोस्त इस पार्टी में शामिल हुए। एक हफ्ते पहले की यही पार्टी बोल्ट के कोरोना से संक्रमित होने की वजह बनी है। बोल्ट सेल्फ आइसोलेशन में ही रहेंगे क्योंकि उनमें कोई लक्षण नहीं है। दर्शकों को बता दें कि जमैका के एथलीट उसेन बोल्ट के नाम ओलंपिक में 8 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 11 गोल्ड हैं और वो रिकॉर्ड 9.58 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी कर चुके हैं। और अब बात करते हैं कोरोना काल में घट रहे रोजगार की। हिमाचल प्रदेश में एक नामी पहलवान मजदूरी करने को मजबूर हो गया है। मंडी के सरकारी गोदाम में अनाज की बोरियां उठाते ये हैं कांगड़ा के नामी पहलवान देशराज। हर रोज देशराज सैकड़ों बोरियां ट्रक से उतारते और चढ़ाते हैं। पहलवानी में देशराज लाखों में कमाते थे, लेकिन कोरोना काल में कुश्ती की प्रतियोगिताओं पर बैन लग गया। घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और एक बच्चा है, इसलिए परिवार का पेट पालने के लिए देशराज को मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है और इसके बाद भी जैसे तैसे उनका घर चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है। अब बोरियां उठानी पड़ रही है, यहाँ पे पांडियों को काम करना पड़ रहा है। ये है बात। बचता तो कुछ है नहीं, पर चलो चला है काम परिवार का, जो पालन पोषण माड़ा मोटा हो रहा है। देशराज अब तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में दंगलों में अपना दम दिखा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच कश्मीर के कैलाश कहे जाने वाले हरमुख गंगबल की यात्रा शुरू हो गई है। शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगती। आरती की जा रही है, शिव भक्त जयकारे लग रहे हैं। शिव भक्तों की खुशी हरमुख गंगबल यात्रा की शुरुआत को लेकर है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की हैं, जहां 30 यात्रियों का जत्था रवाना किया गया। श्रद्धालुओं के साथ सेना और पुलिस की टीम भी रवाना की गई। हालांकि कोरोना काल में इस बार यात्रियों की संख्या कम कर दी गई है। हरमुख को कश्मीरी पंडित कश्मीर का कैलाश भी मानते हैं। ये लोग अगले 3 दिन तक पैदल यात्रा करेंगे और हिमालय की हरमुख पहाड़ी पर बनी हरमुख गंगा पर भगवान शिव की आराधना करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पटना में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की लाइव तस्वीरें सामने आ गई हैं। पटना की बेउर जेल के पास हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। पास के घर से वीडियो बनाया गया है और फायरिंग की वजह से महिला किस तरह से दहशत में है, ये भी इस वीडियो में सुना जा सकता है। अभी देख लो, गोली चल रहा है। पटना में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान बदमाशों ने करीब 25 राउंड फायरिंग की। घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो पटना से आपने लाइव फायरिंग का वीडियो देखा। अब आपको दिल्ली के एक पुलिस वाले की जुल्म की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है वो दिखाते हैं। सड़क किनारे बैठे नाबालिग को पुलिस वाला डंडे से पीट रहा है। बच्चा दर्द से कराह रहा है, लेकिन पुलिस वाले पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। बच्चे की चीख पुकार के बावजूद पुलिस वाला अपना जुल्म जारी रखता है। तस्वीरें 22 अगस्त की रात की हैं। दिल्ली में संगम सिनेमा के पास एक लड़का नशे की हालत में सड़क किनारे बैठा हुआ था। इस दौरान पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और उनमें से एक सिपाही बच्चे पर लाठी बरसाने लगता है।
पास के घर में मौजूद एक शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी सिपाही पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और अब खबर यूपी के बलिया से, जहां पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलिया के फेफना थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर कल बदमाशों ने पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सरेआम हुई इस हत्या ने यूपी की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह ग्राम प्रधान और उसके साथियों से पत्रकार की पुरानी रंजिश है। हत्याकांड के 10 में से 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें से पुलिस ने दबिश देकर 6 नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं, जिनका पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। उधर पत्रकार की हत्या को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। यहाँ पे अपराधियों का स्वराज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। यहाँ कभी भी किसी को भी आके कोई भी ठोक सकता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बलिया में पत्रकार की हत्या को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। एक और कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे हैं और दूसरी ओर पत्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं। बलिया में सरेआम पत्रकार की हत्या को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बलिया में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के काफिले को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद वो पैदल ही परिवार से मिलने के लिए चल पड़े। लगाम लगाओ, लगाम लगाओ, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूसरी ओर बलिया में पत्रकारों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पत्रकार की हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। 19 जून श्री शुभम बनी त्रिपाठी की हत्या, 20 जुलाई श्री विक्रम जोशी की हत्या, 24 अगस्त श्री रतन सिंह की हत्या। पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या, 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते FIR। यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर ये रवैया निंदनीय है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से। रायगढ़ में कल शाम 5 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे की जगह पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। कुछ देर पहले NDRF के जवानों ने 4 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया। कल रात से रायगढ़ में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन का काम आज पूरे दिन भी चलता रहा। NDRF की टीम मलबे से 5 से ज्यादा लोगों को निकाल चुकी है, वहीं 2 लोगों के शव मिले हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कल शाम 5 मंजिला इमारत ढह गई थी और हर तरफ धुएं का गुबार था। बताया जा रहा है कि इमारत में 60 से 70 फ्लैट थे और ये करीब 10 साल पुरानी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अचानक ये इमारत कैसे ढह गई। हादसे की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को लेकर NDRF के DG से बात की है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी एक्टिव हो गए हैं और उन्हें जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक तस्कर को धर दबोचा है। तस्कर RPF का कांस्टेबल बताकर तस्करी करता था। ये गिरोह एक राज्य से दूसरे राज्य तक ड्रग्स की स्मगलिंग किया करता था। इन स्मगलरों के पास से RPF ने कुल 72.5 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। इस गांजे की कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बारिश के बीच शहर की सफाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कहां का है ये वीडियो। मूसलाधार बारिश के बीच भी सफाई कर्मी अपने काम पर डटे हुए हैं। इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि बारिश के बीच सफाई करने का ये वीडियो इंदौर का है। इंदौर की निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के आवास पर पहुंचे। हमने उन्हें ये वीडियो दिखाया। इंदौर में 12 से 14 घंटों के बीच भारी बारिश के बावजूद इन महिला कर्मियों की कर्मठता को देखिए। रेनकोट पहनकर वो अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। हमारी पड़ताल में बारिश में सफाई करते कर्मचारियों का ये वीडियो सही साबित हुआ है। और अब अगली खबर देश के जवानों की रक्षा के लिए तैयार किए गए रोबोट हेलमेट की है। इस रोबोट हेलमेट को बनारस की एक बेटी अंजलि ने तैयार किया है।
देश की सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना करने वाले जवानों के लिए ये हेलमेट तैयार है। 360 डिग्री पर चारों ओर घूमने वाले हेलमेट से गोलियां बरसती हैं। ये गोलियां पीछे से घात लगाए दुश्मनों को ढेर करने के लिए काफी हैं। जवानों के लिए मददगार साबित होने वाले इस रोबोटिक हेलमेट को बनारस की रहने वाली अंजलि श्रीवास्तव ने तैयार किया है। अंजलि बनारस के अशोका इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की छात्रा हैं। इस हेलमेट की लागत 8 से 10 हजार रुपए के बीच में है। अंजलि ने हेलमेट बनाते समय इसे कई तकनीकी खूबियों से लैस किया है और आगे भी इस पर काम कर रही है। देश को अंजलि जैसे युवा वैज्ञानिकों की बहुत जरूरत है, जो अपने विजन और विज्ञान से देश सेवा के लिए आगे आए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। किसी नदी के ऊपर बना देश का सबसे लंबा रोपवे बनकर तैयार हो गया है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनकर तैयार इस रोपवे की तस्वीरें आप देखिए भी और शेयर भी कीजिए। तस्वीरों में दिख रहा ये रोपवे नदी के ऊपर बना देश का सबसे लंबा रोपवे है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ता है। 56 करोड़ की लागत से बने इस रोपवे की कुल लंबाई 1.82 किलोमीटर है। ये रोपवे 17 साल में बनकर तैयार हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने रोपवे को बनाने के लिए स्विस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एक बार में केबिन में स्टाफ समेत कुल 32 लोग सवार हो सकेंगे। रोपवे के बन जाने से उत्तरी गुवाहाटी और मुख्य शहर के बीच यात्रा का समय केवल 8 मिनट हो जाएगा। इससे सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। ये तो हमने आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रोपवे दिखाया। अब आप कर्नाटक के एक शख्स की कहानी देखिए। बप्पा को अनोखी विदाई दी है। तस्वीरें कर्नाटक के मंगलौर की हैं, जहां गणपति विसर्जन की अनूठी तस्वीर देखने को मिली। एक शख्स ने मूर्ति के विसर्जन के लिए कुएं में छलांग लगा दी। कुछ सेकंड बाद शख्स बाहर आया और फिर रस्सी के सहारे से बाहर निकाला गया। कोरोना काल में गणेशोत्सव पर कर्नाटक सरकार ने भीड़ न लगाने का आदेश दिया है। साथ ही विसर्जन भी घर के पास करने का नियम बनाया गया है। यही वजह है कि इस शख्स ने घर के कुएं में कूदकर बप्पा को अनोखी विदाई दी और अगले बरस जल्दी आने की कामना की। और अब खबर मुंबई से। मुंबई में गणपति की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब तैयार किए गए। मुंबई के वर्ली में बने इस कृत्रिम तालाब को ध्यान से देखिए। इस तालाब को खासतौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन के लिए तैयार किया गया है। कोरोना काल में मुंबई सरकार ने आम जनता को प्रतिमा विसर्जन के लिए समंदर में जाने पर रोक लगाई है। इसे देखते हुए स्थानीय स्वयंसेवी अभिजीत पाटिल ने एक ऐसा तालाब तैयार किया है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी बप्पा की मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। इस कृत्रिम तालाब की खासियत यह है कि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस घुलकर उपयोगी पदार्थ में बदल जाता है। तालाब के पानी में ऐसे केमिकल मिलाए गए हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे मूर्तियां आसानी से गल जाती हैं। और अब देश भर के बच्चों और उनके माता पिता के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के चलते स्कूल खोले जाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जब भी स्कूल खोले जाएंगे या उनका फैसला लिया जाएगा, उससे पहले गाइडलाइंस जरूर जारी की जाएंगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक की गाइडलाइंस हैं, उनमें स्कूलों या कॉलेजों को खोलने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है। ये तथ्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों को जब जब वो खोली जाती हैं, मंत्रालय द्वारा एक एसओपी बनाया जाता है। तो इसी प्रकार का एसओपी जब भी कभी शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय होता है तो वो एसओपी फिर प्रभाव में आएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना होगा। अब खबर अमेरिका से, जहां एक बार फिर अश्वेत नागरिक से अत्याचार की घटना हुई है। एक शख्स को पुलिस ने उसके बेटों के सामने ही गोली मार दी। ये खौफनाक तस्वीरें अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत के केनोशा शहर की हैं। एक शख्स कार की तरफ बढ़ता है, पीछे से 2 पुलिस वाले उसके पीछे पीछे आते हैं। जैसे ही वो शख्स गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, पुलिस वाला उसकी शर्ट खींचता है और फायरिंग शुरू कर देता है। ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली उसके बाद विस्कॉन्सिन सुलग गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई उसकी पहचान जैकब ब्लैक के रूप में हुई है और कहा जा रहा है कि वारदात के समय गाड़ी में उसके 3 बेटे मौजूद थे। जैकब एक घरेलू झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें क्यों गोली मारी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पंचनामा देख रहे हैं आप। देखिए, इस बार आईपीएल टूर्नामेंट यूएई में हो रहा है। इसके लिए टीम्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। टूर्नामेंट से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका के साथ मिलकर वर्कआउट कर रहे हैं। तस्वीरें यूएई की हैं, जो रोहित ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं और लिखा है साथ में और मजबूत।
कोरोना की वजह से सभी खिलाड़ियों की तरह रोहित भी होटल में 7 दिन के लिए क्वारंटीन है, इसलिए खुद को फिट रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि सिर्फ मुंबई इंडियन की टीम के खिलाड़ी आईपीएल में अपने परिवार को लेकर यूएई पहुंचे हैं। आईपीएल 19 सितंबर से शुरू हो रहा है, वहीं मुंबई का प्रैक्टिस कैंप 1 सितंबर को शुरू होने की उम्मीद है। तो पंचनामा में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मातृभूमि शोभना के साथ।